नमस्कार बच्चों। वेक्टर अलजेब्रा हमारा चल रहा था सदिश बीजगणित, और पहले 2 वीडियो में और बल्कि 3 वीडियो में मैंने वेक्टर्स की बारे में, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी, वेक्टर्स का अलजेब्रा यानी वेक्टर्स को का एडिशन के बारे में आपको समझाया था। अब उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 10.2। तो इन क्वेश्चंस को मैंने पहले लिख के रख लिया है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जिसे मैं मापांक कह रही थी। मापांक कह लो, परिमाण कह लो, मैग्नीट्यूड कह लो, यानी किसी वेक्टर की लंबाई जो है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर दे रखे हैं। इनके तीनों के मैग्नीट्यूड पूछे हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वो आई जे के फॉर्म में हो, तो मैंने बताया था मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होता है, अंडर रूट आई का जो भी गुणांक है उसका वर्ग, जे का जो गुणांक है उसका वर्ग, और के का जो गुणांक है उनके वर्गों का योग, उसका अंडर रूट। तो आई का गुणांक 1, जे का 1, के का 1, तीनों का वर्ग का अंडर रूट। तो इस तरह से अंडर रूट 3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। फिर दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने पर 49, 4, 9 और 9 और 4 13, 49 और 13 अंडर रूट 62। और तीसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो ये जो वेक्टर सी है, इसी तरह से भाई इन तीनों का हमने वर्गों का योग किया, अंडर रूट लिया, तो ये आपका 1 आया। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। कहते हैं कि 2 भिन्न सदिशों को लिखिए जिनके परिमाण समान हो। तो हमने एक वेक्टर ए माना i + 2j + k, और वेक्टर बी है 2i + j + k। ये दोनों वेक्टर समान नहीं हैं, 2 अलग अलग वेक्टर्स हैं। क्योंकि अगर ये समान तभी हो सकते थे जब i का गुणांक बराबर होता। तो यहाँ i का गुणांक 1 है, i का इधर 2 है। तो इसका j का और k का, तीनों के गुणांक अगर बराबर होते तो ये वेक्टर बराबर होता, वरना ये वेक्टर बराबर नहीं है। तो ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। पर आप जब इनका गुणांक निकालेंगे, इसका मतलब इसका परिमाण निकालोगे, तो इसका अंडर रूट 4 आया, अंडर रूट 6, 2 का वर्ग है ना, और ये भी अंडर रूट 6। तो दोनों ही स्थिति में जो परिमाण है यानी लंबाई है वो बराबर है, लेकिन वेक्टर्स दोनों के दोनों अलग है, इनकी डायरेक्शंस अलग हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। कहते हैं 2 भिन्न सदिश लिखिए जिनकी दिशाएं बराबर हो यानी समान हो। तो मैंने पहले भी बताया था, 2 वेक्टर्स अगर एक ही दिशा में हो तो या तो वो पैरेलल होंगे या एक के पीछे आगे पीछे होंगे, इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक ही दिशा में होते हैं तो वेक्टर ए मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ अदिश से गुणा होकर अगर लिखा जा सकता है तो ये वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो मैंने कंडीशन लिख दी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक ही दिशा में हो या समरेख हो या समानांतर हो, तो ये तब संभव है जब हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। यानी वेक्टर ए अगर कोई संख्या गुणा वेक्टर बी के रूप में दिखाया जा सकता है तो वो दोनों वेक्टर समानांतर होते हैं, पर वो बराबर नहीं होते। ना ही उनकी दिशा एक होती है लेकिन उनकी लंबाई एक नहीं होती। तो वेक्टर ए को हमने मान लिया 2i + 4j - 6k, वेक्टर बी माना i + 2j - 3k। अब आप देखेंगे वेक्टर ए क्या है, 2i + 4j - 6k। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा i + 2j - 3k, और ये था आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर। तो इस तरह से ए वेक्टर आपने दिखा दिया 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो जब ए वेक्टर बराबर 2 गुणा बी वेक्टर, तो ये करता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा एक ही है, बस वेक्टर ए की लंबाई वेक्टर बी के लंबाई से 2 गुना है। तो हमें सिर्फ यहाँ दिशाएं बराबर करनी थी। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 पे 2 वेक्टर्स बराबर दे रखे हैं, तब x और y का मान पूछा है। 2 वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो ये तभी संभव है जब उसके अलग अलग घटक दिशाओं में घटक
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यदि थ्री डी फॉर्म में होता है तो जेड एक्सिस। तीनों घटक के गुणांक जो हैं वो बराबर हों। तो ये दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब i का गुणांक x और i का गुणांक 2 दोनों बराबर होगा, मतलब x और 2 बराबर होंगे। इसी तरह से y का मान अगर 3 होगा तो आपसे x और y का मान ही पूछा था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। कहते हैं प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि सदिश जो सदिश दे रखे सदिश के आदेश तथा सदिश घटक निकालिए उस सदिश के। कौन से सदिश के? जो बिंदु 2, 1 और बिंदु -5 से होकर जाता हो। तो बिंदु ए से 2, 1, इसको पहले वाले को बिंदु ए मान लिया, दूसरे वाले को बिंदु बी मान लिया। तो बिंदु ए का जब गुणांक वो दे रखे हैं, हमें निर्देशांक दे रखे हैं, तो उसका स्थिति सदिश यानी ओ ए वैक्टर होगा 2i + 1j या j। और बिंदु बी के जिसके निर्देशांक दिए हैं, तो इस बिंदु बी के जो घटक होंगे, स्थिति सदिश होगा ओ बी वैक्टर, ये होगा -5i + 7j। तो आपसे पूछा है कि वेक्टर ए बी के बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, यानी बिंदु ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बिंदु बी फाइनल पॉइंट है। तो आपसे पूछा है वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी होगा ओ बी - ओ ए, तो ये हो गया -7i + 6j। तो इसके जो अदिश घटक है वो होगा -7 और 6 यानी गुणांक, और जो सदिश घटक है वो -7i और 6j। तो इस तरह से ये इसके घटक कहलाते हैं, और यही आपको बताना था। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, 6 पर, सॉरी, ये 5वां था आपका। प्रश्न नंबर 6 ये कहता है आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी सी, तीनों का योग पूछा है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों का योग, तो तीनों को वेक्टर को लिख दिया। अब चूंकि हम जानते हैं जो वेक्टर्स अगर एक ही दिशा में हों, यानी जो वेक्टर x की दिशा में हो तो वो i से रिप्रेजेंट होंगे, उसकी डायरेक्शन i से पता चलेगी। और एक ही दिशा में अगर वेक्टर जोड़ने हो तो दिशा तो वही रहती है, लेकिन उसके जो मापांक दिया होता है या परिमाण जो दिया होता है वो जुड़ जाता है। तो i - 2i + 1i, तो i तीनों में से i कॉमन निकाला तो इसका गुणांक 1, यानी ये आपस में डायरेक्ट जुड़ेंगे। i में जुड़ेगा, j में जुड़ेगा, k में जुड़ेगा। तो इस तरह से i का गुणांक 1 - 2 और इसका +1, तो i के गुणांक हुए। फिर j के गुणांक -2 +4 -6, फिर k का गुणांक होगा 1 और यहाँ +5, तो ये जुड़ गए। तो ये 0i, ये 4 - 8 - 4j और ये 6k, तो ये हो गया -4j + 6k, इनका योग, इन तीनों वेक्टर्स का योग। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है एक वेक्टर ए दिया है, ए दिया आपको i + j + 2k, ये आपको वेक्टर दिया है। कहते हैं इसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, यानी ये जो वेक्टर है दिशा तो यही हो, लेकिन उसका जो मापांक हो वो 1 हो। तो किसी वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश को हम ए कैप के नाम से जानते हैं, यानी कैप जो बताता है कि वो ये ऐसा वेक्टर है जिसका गुणांक 1 होगा और जिसका मापांक 1 होगा और डायरेक्शन इसकी वही होगी जो वेक्टर ए की है। तो ए कैप को निकालने का तरीका होता है वेक्टर ए अपॉन ए का परिमाण और फिर परिमाण निकाल दिया। जानते हैं कैसे करके, आई जे के जो गुणांक हैं उनको वर्गों का योग √ के साथ, वो इसका मापांक होगा, वेक्टर ए ऊपर, और इस तरह से ये आपका हल हो गया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि एक इकाई सदिश ज्ञात करो पी क्यू की दिशा में, जबकि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको ये दे रखे हैं। तो अगेन एक वेक्टर ढूंढना है जो पी क्यू की दिशा में हो और इकाई सदिश हो, तो कायदे में पी क्यू कैप चाहिए आपको। क्या चाहिए? पी क्यू कैप। तो पहले आप
जबकि आपको पी का स्थिति सदिश निर्देशांक दे रखा है, तो पी का स्थिति सदिश दे रखा है, इसका मतलब पी का निर्देशांक दे रखा है, इसका मतलब पी का स्थिति सदिश क्या होगा 1i + 2j + 3k। इसी तरह से क्यू का स्थिति सदिश 4i + 5j + 6k। तो इस तरह से पी क्यू वैक्टर कितना निकला, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू रखा, ओ पी रखा, ये पी क्यू वैक्टर आ गया। आपसे पूछा था इकाई सदिश, तो इकाई सदिश का मतलब आपसे पी क्यू कैप पूछ रहे हैं, तो पी क्यू कैप होगा आपका पी क्यू वैक्टर अपॉन मॉडुलस पी क्यू, और पी क्यू हुआ आपका 3i + 3j + 3k अपॉन 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3 ऊपर से कॉमन i + j + k, और नीचे से सॉल्व होकर 3√3 आया, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k आपका वेक्टर यूनिट वेक्टर पी क्यू हो गया, यानी इकाई सदिश पी क्यू वेक्टर निकलेगा। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। आपको कहते हैं एक वेक्टर ए दे रखा है 2i - j + 2k, वेक्टर बी दे रखा है -i + j - k। तो कहते हैं ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश चाहिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मैंने पी वेक्टर मान लिया, तो वेक्टर पी की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, यानी पी कैप, यानी वेक्टर पी अपॉन मॉडुलस पी। तो पहले वेक्टर पी निकालेंगे जो ए प्लस बी के बराबर था, यानी इन दोनों के योग के बराबर था। तो ये वाला वेक्टर लिया 2i - j + 2k प्लस -i + j - k, 2 - 1 यानी 1i - j + j यानी 0j, 2k - 1k इज़ 1k। ये आपका वेक्टर p था, और इसका मॉडुलस 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर यानी √2। तो p कैप हो गया वेक्टर p बटे इसका मॉडुलस, और इस तरह से ये a + b की दिशा में इकाई सदिश आपका निकल गया। ये था प्रश्न नंबर 9। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। कहते फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i - j + 2k। 5i - j + 2k की दिशा में एक सदिश बताइए जिसका परिमाण यानी जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। अब की बार यूनिट नहीं पूछा, दिशा यही चाहिए और परिमाण क्या चाहिए 8। तो इस वेक्टर को a मान लिया, तो इसकी दिशा चाहिए, तो किसी वेक्टर की दिशा का मतलब a कैप, और उसका मापांक क्या हो 8। तो मान लीजिए हमें b वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर b का मापांक 8 हुआ, और दिशा हुई इसका इकाई सदिश। तो इस तरह से वेक्टर b होगा 8 गुणा इसका इकाई सदिश, और इकाई सदिश वेक्टर का कैसे निकालते हैं, वेक्टर a अपॉन इसका मॉडुलस, यानी वेक्टर 5i - j + 2k अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 25 + 4 + 1 यानी √30। तो ये आपका मापांक वेक्टर बी आ गया। इसे थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लिया अलग अलग करके, वरना आप यहाँ भी छोड़ दें, एक ही बात है। ये था प्रश्न नंबर 10। अब कहते हैं प्रश्न नंबर 11 कि दर्शाइए ये वेक्टर और ये वेक्टर समरेख है। मैंने पहले भी बताया था, समरेख कह लो, पैरेलल कह लो, समानांतर कह लो। तो कोई दो वेक्टर समानांतर तब होते हैं जब एक वेक्टर बराबर कोई दूसरे वेक्टर का को किसी अदिश संख्या से, अब ये कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, को के अगर फॉर्म में हो रख दें, तो ए और बी वेक्टर की दिशा एक ही होगी, यानी वो समरेख होंगे। तो वेक्टर ए ये दिया था, इसको दूसरे को वेक्टर बी मान लिया। वेक्टर बी में से हमने -2 कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 2i - 3j + 4k, और ये वेक्टर ए के बराबर था। तो अल्टीमेटली हमने शो कर दिया कि वेक्टर बी बराबर -2a वेक्टर, और जब ऐसी स्थिति है इसका मतलब वेक्टर ए बी और वेक्टर ए समरेख कह लो, एक ही लाइन में कह लो,
ये माइनस साइन शो करता है कि इनकी पैरेलल तो हैं पर ऑपोजिट दिशा में। अगर वेक्टर बी इधर को है तो वेक्टर ए इस तरफ को है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मापांक यानी लंबाई वेक्टर ए की लंबाई से दुगनी है। तो ये कुछ ऐसा सा हो गया कि अगर ये इतना है वेक्टर ए, तो वेक्टर बी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका दुगना है। वेक्टर बी ये होगा, इसकी डबल लंबाई, जितना ही है उतना ही आगे ये वेक्टर बी होगा। तो इसको पहचानना सीखें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 ये कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस, यानी इसके दिक् कोज्या बताइए। मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि किसी भी वेक्टर दिक् कोज्या क्या होता है। ये जो वेक्टर है, ये सदिश जो है, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का मान ही दिक् कोज्या कहलाता है। कल पुराने वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर एक वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो इसके दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइंस दिक् कोज्या कैसे निकालते थे। एक्स अपॉन इसका मॉडुलस, अगर ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मॉडुलस यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन यही चीज़, जेड अपॉन यही मॉडुलस। और अगर डायरेक्शन रेशियोज़ की बात आती थी जिसे दिक् अनुपात कहते हैं, अगर ये निकालने को कहें तो ये एक्स वाई जेड जो है ये दिक् अनुपात ही हुआ करते थे। तो ये तरीका है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस का अगर अनुपात ले दें तो ये कट जाएगा, तो ये दिक् अनुपात बन जाएगा। और दिक् अनुपात से अगर डायरेक्शन कोसाइंस लेने हो तो इन्हीं के वर्गों के योग से इन तीनों को डिवाइड कर दें तो जो राशियाँ प्राप्त होंगी वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगी। तो इसी तरह से ये वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k है, तो अगर इसकी यहाँ तो सिर्फ दिक् कोज्या पूछा है, अगर दिक् अनुपात भी पूछते हमसे कि दिक् अनुपात क्या है, तो दिक् अनुपात होता आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। तो ये तो दिक् अनुपात था, और इन तीनों को ही इन तीनों के वर्गों के योग से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो वो इनकी दिक् कोज्या होगी। तो कभी भी आई जी के फॉर्म में अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उसके दिक् अनुपात उन आई जे के गुणांक जो होते हैं उन्हें ही दिक् अनुपात कहते हैं, और उन्हीं से वर्ग करके सभी का और जोड़कर और अंडर रूट लेके सबसे भाग दे दो तो वो दिक् कोज्या निकाले जाते हैं। बाकी इनका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13, दिक् कोज्या पूछा है उस वेक्टर का जो ए से होकर बी तक पहुंचता है, ए से बी तक, यानी वेक्टर ए बी के दिक् कोज्या पूछे हैं आपसे। तो कैसे करेंगे, पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे। जब ये आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो ए की स्थिति सदिश यानी ओ ए वेक्टर कितना होगा, आई प्लस 2j माइनस 3k, ये ओ ए वेक्टर मैंने डायरेक्ट कर ओ ए वेक्टर, ये रहा, ये वेक्टर बिंदु ए था तो इसका स्थिति सदिश यानी ओ ए वेक्टर कितना हो गया, आई प्लस 2j माइनस 3k। इसी तरह से बिंदु बी के पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा -1i माइनस 2j प्लस 1k। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, फाइनल पॉइंट का स्थिति सदिश माइनस इनिशियल पॉइंट का स्थिति सदिश यानी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का मान रखा माइनस आपका ओ ए का मान रखा, सॉल्व किया, ए बी वेक्टर आ गया। और कोई वेक्टर आ गया तो उसका दिक् कोज्या क्या बताया था, उसके जो आई जे के गुणांक हैं उन्हीं को सबको डिवाइड करेंगे वेक्टर ए बी के मॉडुलस से, और ए बी का मॉडुलस क्या है आपका, उसके आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग।
और ये कितना हुआ 16 + 16 32 + 4 36, तो यानी 36 का 6 बन गया। इन्हें सॉल्व किया तो ये आपके दिक् कोजिया हो गए। और दिक् अनुपात क्या है -2 -4 4 दिक् अनुपात हैं अगर आपसे दिक् अनुपात पूछा जाता। ये था प्रश्न नंबर आपका 13। प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे कि एक वेक्टर दिया है, तो ये कहते हैं ये वेक्टर तीनों अक्षों पर बराबर कोण बनाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, एक्स अक्ष से अगर कोण अल्फा बनाता है तो कॉस अल्फा को ही कॉस अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा कोण बनाता है तो कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा कोण बनाता है तो कॉस गामा। ये इसके दिक् कोजिया कहलाती हैं। और अगर तीनों कोण बराबर हुए अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का भी मान बराबर होगा। तो वही हमने किया, तो इनके दिक् कोजिया निकाला। तो दिक् कोजिया क्या होगा 1/√1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1/√3, और दूसरे का भी इतना, तीसरे का भी इतना। जो दिक् कोजिया है उसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से भी डिनोट करते हैं। तो कॉस अल्फा भी 1/√3, कॉस बीटा भी 1/√3, कॉस गामा भी 1/√3। तीनों के मान बराबर तो तीनों कोण भी बराबर। और अगर ये तीनों कोण तीनों अक्षों से ये कोण बराबर बनाता है जैसे कि हमने दिखाया, तो इसे हम कहते हैं कि ये तीनों बराबर कोण बना रहा है, यानी तीनों पे बराबर झुकाव ये रखता है। तो ये था प्रश्न नंबर आपका 14। आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। 15 पे कहते हैं आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, जबकि आर बिंदु P जिसका स्थिति सदिश ये दे रखा है और बिंदु Q जिसका स्थिति सदिश ये कर रहा है को 2:1 2:1 में विभक्त करता है। पहला पार्ट आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो मैंने यहाँ आपको पुराने वीडियो में ये बताया था कि किसी बिंदु A जिसका स्थिति सदिश OA हो, कोई बिंदु B जिसका स्थिति सदिश OB हो, को m/n की रेशियो में, m और n के अनुपात में डिवाइड करने, यानी इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा, A और B को जोड़ने वाली रेखा, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इनको जोड़ने वाली रेखा को कोई बिंदु P m/n के अनुपात में अगर विभक्त करता है तो, और A के और B के स्थिति सदिश OA और OB पता है, तो OP यानी P का स्थिति सदिश होगा m गुणा OB वेक्टर प्लस n गुणा OA वेक्टर अपॉन m प्लस n, अगर आंतरिक विभक्त करता है। और अगर बाहर बाह्य विभक्त करता है तो m गुणा OB माइनस, जहाँ जहाँ n है वहाँ माइनस आता चला जाएगा। इन दोनों सूत्रों में यही फर्क है। तो पहला आंतरिक विभाजन, दूसरा है बाह्य विभाजन। तो ये आंतरिक विभाजन का सूत्र, ये बाह्य विभाजन का सूत्र। अब यहाँ पर बिंदु P और Q को कर रहा है। हमारे सूत्र में बिंदु A और B था, तो P की जगह आ गया A, B Q की जगह आ गया B और P की जगह आ गया R। तो P की जगह R तो OR वेक्टर, और M की जगह 2 और N की जगह 1। तो M की जगह ये उल्टा लगा दिया मैंने, N की जगह 1 OA, A की जगह P, B की जगह Q, M की जगह 2, 1 + 2। तो OP वेक्टर हमने लिखा कितना I + 2j - k, OQ वेक्टर ये रहा। दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आपका R का स्थिति सदिश आया। और बाह्य विभाजन में इसी में ही यहाँ माइनस का सूत्र लग जाता, तो m n बाकी सब चीज़ें सेम है, ये प्लस का ये माइनस का होकर रिजल्ट नीचे 2 - 1। ये आपका उस बिंदु का स्थिति सदिश है जो बाह्य विभक्त करता, बाह्य विभाजन करता है। बाह्य विभाजन से मतलब है ये बिंदु A, ये बिंदु B। तो A और B के बीच में नहीं, A B को आगे बढ़ाने पर कोई बिंदु R है, तो R का स्थिति सदिश इस तरह से कि AR
और बी आर का अनुपात कितना हो, 2/1, यानी ए आर की दूरी बी आर की दूरी से दुगनी हो। तो ये कहलाता है आपका बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का ये सूत्र में माइनस आता है। ये था आपका प्रश्न नंबर 15। आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 ये कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर। एक बिंदु P दे रखा है आपको 2, 3, 4। एक बिंदु Q दे रखा है 4, 1, -2। कहते हैं उस बिंदु के स्थिति सदिश ज्ञात करो जो P और Q को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो अगर मैं इसको R मान लेती हूँ तो ये इसको 1:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस अभी हमने पीछे सूत्र पढ़ा था, OR किसके बराबर होगा, मध्य बिंदु के लिए M का मान भी 1, N का मान भी 1। तो ये हो जाएगा 1 × OQ + 1 × OP अपॉन 1 + 1, यानी OQ + OP या OP + OQ अपॉन 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। अनुपात बराबर होता है तो M और N की रेशियो बराबर हो जाती हैं, तो कट के M 1:1 काउंट होता है। अब OP कितना है, जब OP आपको दे रखा है 2i + 3j + 4k, यानी P के स्थिति सदिश, और OQ होगा आपका 4i + 1j - 2k। तो इस तरह से OR वेक्टर होगा आपका 4i + j - 2k + 2i + 3j + 4k अपॉन 2। तो ये हो गया 4 और 2 6i + 4j + 2k अपॉन 2। तो ये हो गया 3i + 2j + k। तो ये हो गया इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। कहते हैं 3 पॉइंट दे रखे हैं A, B, C, जिनके स्थिति सदिश भी दे रखे हैं। A का स्थिति सदिश दे रखा है वेक्टर A के नाम से। तो वेक्टर A बेसिकली OA वेक्टर है। आपसे कहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ A इस वेक्टर A किसके बराबर, 3i - 4j - 4k। B का स्थिति सदिश वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया है, तो ये है OB वेक्टर एक्चुअली, और ये हुआ 2i - j + k। और तीसरा वेक्टर C दे रखा है बिंदु C का स्थिति सदिश, यानी i - 3j - 5k। कहते हैं दिखाइए कि ये तीनों के तीनों शेष उस त्रिभुज के हैं जो समकोण त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज ABC है, ये समकोण जब बताएंगे तो किसी समकोण त्रिभुज का तब पता चल सकता है कि जो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है उसका वर्ग बाकी दो उससे छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, यानी वो बौधायन यानी पाइथागोरस थ्योरम को वो फॉलो करता है। अगर तीनों साइड की लंबाई, तब उस स्थिति में वो त्रिभुज आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है। अब असली चीज़ है इन तीनों साइड की भुजा निकालनी, जबकि हमें जो दे रखा है, ये याद रखने वाली बात है, ये हमें साइड नहीं दे रखी है, बिंदु A और B और C के स्थिति सदिश हैं। यानी अगर ये हमारा मूल बिंदु है तो हमें OA ये जो है ये A वेक्टर दे रखा है, OB यानी ये B वेक्टर दे रखा है, और OC यानी ये C वेक्टर चाहिए। और AB की लंबाई तब निकलेगी, या BC की या AC की लंबाई तब निकलेगी जब AB वेक्टर निकल जाएगा, तब उसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो हमें उसकी लंबाई पता चलेगी। तो ये याद रखने की, ये जनरली हम क्या करते हैं, इन्हें भुजा मानकर और काम कर देते हैं। ये भुजा नहीं है, वेक्टर A भुजा नहीं है। वेक्टर A बिंदु A का स्थिति सदिश है, यानी वो वेक्टर है जो मूल बिंदु से बिंदु A को जो जोड़ने वाली रेखा है, ये वो है। तो हमें भुजा निकालनी है, तो पहले भुजा निकालेंगे AB, और AB कैसे निकालेंगे, OB - OA, और OB आपको B वेक्टर से रिप्रेजेंट था,
ये ए वेक्टर से रिप्रेजेंट है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 2i माइनस जे प्लस के में से ए आपने घटाया 3i प्लस 4j प्लस 4k माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। इसी तरह से अब ए बी निकाल लो, ये निकाल लो, क्योंकि लंबाई तो दोनों की बराबर होगी, चाहे ए बी हो चाहे बी हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो चाहे बी सी निकालो चाहे सी बी निकालो, एक ही बात है। तो बी सी हो गया ओ सी माइनस ओ बी, यानी वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी है आपका आई माइनस 3j माइनस 5k, माइनस बी वेक्टर है आपका 2i माइनस जे प्लस के, आई माइनस 2i रह गया माइनस आई, माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j माइनस 5k माइनस के माइनस 6k। ऐसे ही ए सी वेक्टर निकाल लीजिए, ओ सी माइनस ओ ए, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ए वेक्टर हो गया आपका 3i माइनस 4j माइनस 4k। i माइनस 3i इज माइनस 2i, माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 4j यानी प्लस का j, माइनस 5k प्लस का 4k यानी माइनस का k। अब ए बी की लंबाई अंडर रूट -1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो ये हो गया अंडर रूट 35। बी सी की लंबाई 1 का वर्ग -1 का वर्ग 1, माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ग होती माइनस ख़त्म, 4 प्लस 36, ये हो गया अंडर रूट 41। और ए सी की लंबाई 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 6। सबसे बड़ी लंबाई बी सी है, तो बी सी का वर्ग कितना हुआ 41, और ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, तो ये हुआ, अब देखो यहाँ वेक्टर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ लंबाई की बात हो रही है, तो या मॉडुलस के साथ लिखो या बिना वेक्टर के लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया 35 प्लस 6 यानी 41। इस तरह से ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग किसके बराबर है, बी सी के वर्ग के। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। और कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, बी सी सबसे बड़ी भुजा हो गई, तो बी सी के सामने एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये संपूर्ण त्रिभुज होगा एंगल ए पर, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 17। आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18, आपको एक ट्राइंगल ए बी सी इस तरह से दे रखा है, ये ए, ये बी और ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर इस तरफ। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, 4 पार्ट दे रखे हैं। पहले वाला ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, 0। हम इस त्रिभुज के नियम से जानते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए सी वेक्टर के, त्रिभुज के योगफल के नियम से। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के। तो जो आपका सेकंड पार्ट लिखा है माइनस ए सी वेक्टर, ये सेकंड पार्ट था, तो ये तो आपने बता ही दिया, सही हो गया। अब ए सी वेक्टर ऑपोजिट होता है सी ए के, तो ए सी वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस सी ए वेक्टर। तो इस ए सी वेक्टर के साथ माइनस सी ए लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ए सी की जगह क्या आ जाएगा, सी ए। तो ये पहले वाला भी सही हो गया।
सी पार्ट दे रखा है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए वेक्टर बराबर 0। ए बी प्लस बी सी कितना होगा, ए सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर कितना हुआ, 0, करेक्ट है। या माइनस सी ए को आप चेंज करेंगे प्लस ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो गया ए सी, और ये 0 नहीं होगा क्योंकि ए सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, ए सी की जगह लिख सकते हैं माइनस सी ए यहाँ से, तो ये होगा माइनस 2 सी ए वैक्टर 0 नहीं होगा। तो ये वाला आपका सही नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट। एंड द डी पार्ट है ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू 0, ये वाला आपका करेक्ट था। ए बी बी सी की जगह हम माइनस सी बी लिख सकते हैं, और ये ऐसे, तो ये इसी का ही रूप है, बस बी सी की जगह माइनस सी बी कर दिया। हम जानते हैं बी सी इज इक्वल्स टू माइनस सी बी, तो इसकी जगह जब ये लिखा तो ये प्राप्त हो गया, तो ये भी करेक्ट है। या यूँ कह लो, इसी से हम यूँ निकाल सकते हैं ए बी, इसे पलटा प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी, अगर हम पिक्चर ना भी देखते तो भी बता देते, ए सी प्लस सी ए सी को लिखेंगे माइनस सी ए प्लस सी ए, और ये दोनों क्या हो गए 0, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो ये तीनों सही हैं, तीसरे वाला आपका सही नहीं है। ये था प्रश्न नंबर 18 और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि दो वेक्टर्स ए और बी कोलिनियर दे रखे हैं, यानी समरेख दे रखे हैं। ए और बी वेक्टर समरेख हैं, तो कौन सा सही नहीं होगा। तो पहला पार्ट कहते हैं वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, जहाँ लैम्डा कोई अदिश राशि है। तो ये तो मैंने डेफिनेशन ही बताई थी कि एक वेक्टर यदि दूसरे वेक्टर को कोई अदिश से गुणा करके उस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है तो वो आपके समरेख होते हैं, तो ये करेक्ट है। बी वाला है वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, तो ये जो लैम्डा का मान +1 या -1 दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है तो भी समरेख, बराबर होना भी समरेख होता है, ये इस स्थिति में भी समरेख। तो जो वेक्टर इक्वल हैं वो समरेख भी होते हैं। कायदे में इक्वल होना समरेख की खास प्रॉपर्टी है कि दिशा भी एक और लंबाई भी एक। सी पार्ट ये कहता है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो घटक हैं वो अनुपात में नहीं हैं, एक ही अनुपात, समानुपाती नहीं है, समान अनुपात में नहीं है। ये गलत होगा क्योंकि वेक्टर ए बराबर अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख रहे हैं तो ये तभी संभव है कि मान लीजिए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k होता और वेक्टर बी b1i प्लस b2j प्लस b3k होता, और अगर ये समरेख होते तब इस तरह से लिखे जाते, तब ऐसी स्थिति में a1 किसके बराबर होता, लैम्डा b1 के, तो लैम्डा का मान क्या होता है a1 अपॉन b1। इसी तरह से a2 किसके बराबर होता है लैम्डा b2 के, तो लैम्डा का मान a2 अपॉन b2। इसी तरह से a3 बराबर होता है लैम्डा b3 के, तो लैम्डा का मान a3 अपॉन b3। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या इक्वल हैं या समरेख हैं, तब उस स्थिति में उनके जो घटक हैं संगत घटक हैं उनका अनुपात बराबर होगा। ये तो कह रहा नहीं होगा, इसका मतलब तीसरे वाला आंसर गलत है। और चौथा डी पार्ट ये कहता है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होंगी पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, तो ये करेक्ट है। यस, इस वाले में आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है पर दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यानी दोनों का परिमाण, तो दो समरेख होते हैं यदि वो एक ही दिशा में हो, दिशा से मतलब ऑपोजिट भी हो सकते हैं लेकिन पैरेलल हो। समरेख का मतलब पैरेलल, इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन लंबाई इनकी अलग अलग हो सकती है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.2, इसे कीजिए। इसके बाद हम आएंगे, अभी हमने सारा
दो वेक्टर्स का योग देखा, योगफल देखा। अब अगले उसमें हम दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बारे में बात करेंगे। तब तक इतना कीजिए। थैंक यू।